ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग हाइड्रोकार्बन चैप्टर के जेई मेन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है एक्सपेरिमेंटली रिड्यूसिंग ए फंक्शनल ग्रुप कैन नॉट बी डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट। तो जो 4 इसमें रिएजेंट दिया है, इसमें से कौन सा रिएजेंट फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस नहीं करेगा। तो देखो जो बी ऑप्शन है ये आंसर होगा, क्योंकि सोडियम और हाइड्रोजन किसी भी फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता है। अगर सोडियम और वाटर होता या सोडियम और अल्कोहल होता तो नेसेंट हाइड्रोजन के कारण ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता था, लेकिन यहाँ पे वाटर या अल्कोहल नहीं है, हाइड्रोजन है, इसीलिए ये ऑप्शन होगा। पीडी पीटी निकेल के साथ अगर हाइड्रोजन आता है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, डबल बॉन्ड को रिड्यूस करके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करता है। जैसे हमने सोडियम और वाटर बताया, सोडियम एक्टिव मेटल था, वाटर के साथ हो जाता, लेकिन नहीं है तो नहीं हुआ। उसी तरह जिंक भी एक्टिव मेटल है तो वाटर के साथ रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि ये भी नेसेंट हाइड्रोजन दे सकता है। अब सेकेंड क्वेश्चन है डाहेड्रल एंगल इन स्टेगर्ड फॉर्म ऑफ न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ 111 ट्राइक्लोरोइथेन इज। ठीक है, अब डाहेड्रल एंगल समझने के लिए हमें पहले शॉर्ट में थोड़ा समझना पड़ेगा कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है? देखो, जब कार्बन और कार्बन के अबाउट सिंगल बॉन्ड हो तो इसके साथ 3 और ग्रुप पॉसिबल होगा। ठीक है, अब क्या होता है, कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन होता है। रोटेशन होने से क्या होगा, जो ये एंगल है ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, तो उसी सारे स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं कन्फॉर्मर्स। ठीक है, तो कन्फॉर्मर्स इनफाइनाइट हो सकते हैं, क्योंकि एंगल तो हम लोग बहुत सारे बना सकते हैं, 1, 1.1, 1.11, 1.12, 1.13, 2, 3, 4, ऐसे इनफाइनाइट एंगल बन सकते हैं। ठीक है, 360 डिग्री में इनफाइनाइट एंगल बन सकते हैं, तो इनफाइनाइट कन्फॉर्मर्स पॉसिबल हो सकते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट कन्फॉर्मर्स हैं वो बहुत कम होते हैं। एक उसमें हम लोग लेते हैं स्टेगर्ड, एक लेते हैं हम लोग एक्लिप्स्ड, और एक लेते हैं एस्क्यू फॉर्म। ठीक है, स्टेगर्ड होता है जब एंगल मैक्सिमम हो, एंगल जब मैक्सिमम होगा तो स्टेगर्ड 180 होता है जनरली जैसे कि हम लोग जो क्वेश्चन है वही ले लेते हैं, ट्राइक्लोरोइथेन है तो इथेन में 2 कार्बन एटम होगा, 2 कार्बन एटम है तो 4 बॉन्ड बनेंगे, तो 1 पोजीशन पे जो है फर्स्ट पोजीशन पे 3 क्लोरीन होगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन एटम। अब इसके रिप्रेजेंटेशन भी 2 तरह से करते हैं, एक होता है न्यूमैन, एक होता है सॉहर्स। यहाँ पे हमें जो पूछा गया है न्यूमैन। सॉहर्स में क्या होता है, एक कार्बन को सीधा वाई लिखते हैं, पहले सॉहर्स बता देता हूँ, सॉहर्स फिर न्यूमैन भी करेंगे हम लोग। सॉहर्स में एक कार्बन को सीधा वाई लिखते हैं, दूसरे कार्बन को अगर सीधा वाई लिख दिया तो ये हो गया स्टेगर्ड, सॉरी ये हो गया एक्लिप्स्ड, अगर सीधा वाई लिख दिया, और दोनों को कनेक्ट कर देंगे ऐसे सिंगल बॉन्ड से, मतलब ये जो बॉन्ड हम लोग दिखा रहे हैं ये हमारा सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन है, और अगर इसी को अपोजिट कर दें ये हो गया हमारा एक्लिप्स्ड, इसको बोलते हैं एक्लिप्स्ड क्योंकि इसमें एंगल मिनिमम होता है। और इसी को अगर एक को सीधा वाई करें और दूसरे को उल्टा वाई करें तो ये हो जाता है स्टेगर्ड। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेगर्ड या एंटी स्टेगर्ड बोल सकते हैं, या एंटी स्टेगर्ड भी बोलते हैं हम लोग इसे। ठीक है, तो जो इसमें एटम तो सेम है तीनों। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन। इसके बीच इनफाइनाइट स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे, ठीक है, जिसे हम लोग एसक्यू फॉर्म बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन ही हो गया। दूसरा है न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन। न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन या प्रोजेक्शन में क्या करते हैं, एक को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे को बॉल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जब एक कार्बन है, मान लो ये है एक कार्बन हमारा, और दूसरा कार्बन जो है जिसको हमने बॉल से रिप्रेजेंट किया है उसके साथ भी 3 हाइड्रोजन एटम होंगे। बॉल को मैं दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं, इसको बॉल को रेड कर देते हैं। तो रेड के साथ देखो इसके साथ भी 3 होंगे, ये तीनों जो है 0 एंगल पे है। अब इस पर ओवरलैप कर देते तो नहीं दिखता, तो इसे हम लोग बोलेंगे एक्लिप्स्ड। अब एंगल चेंज कर दें, मान लो 60 डिग्री से एंगल चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, ये बॉल वाला इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। जो हमने एंगल चेंज किया ये 60 डिग्री से चेंज किया, और ये जो है इसको हमने सेम रखा। ठीक है,
तो ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो इसे हम लोग बोलते हैं गॉस, एसक्यू फॉर्म हो गया जिसे गॉस बोलते हैं। फिर 60 से अगर एंगल चेंज कर दें, फिर 60 से अगर एंगल चेंज कर दें तो ये इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा। मतलब ऑलमोस्ट फिर से सेम पोजीशन वाला आ गया। देखो ऑलमोस्ट यही पोजीशन था इसका पहले, अरे दोबारा बना देता हूँ, पहले वाला भी पोजीशन यही था इसका, सेम पोजीशन आ गया। तो इसे हम लोग बोलेंगे, अगर सेम एटम आ जाएगा तो एक्लिप्स्ड हो जाएगा, या पार्शियली एक्लिप्स्ड बोल सकते हैं। ठीक है, पार्शियली एक्लिप्स्ड। ठीक है, 60 डिग्री से रोटेट किया, फिर 60 डिग्री से रोटेट करेंगे तो देखो सारे एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। ये हमने फिक्स रखा, डॉट को बॉल को रिप्लेस ऐसे कर दिया रोटेट। तो इसे हम लोग बोलेंगे एंटी या स्टैगर्ड, एंटी बोल सकते हो या स्टैगर्ड बोल सकते हो। फिर 60 डिग्री से रोटेट करोगे पार्शियली एक्लिप्स्ड बनेगा, फिर गॉस बनेगा, फिर एक्लिप्स्ड बनेगा। तो इसे बोलते हैं हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो हमें जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है डायहेड्रल एंगल इन स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ न्यूमैन प्रोजेक्शन, इसी का न्यूमैन। तो न्यूमैन में हम लोग क्या करेंगे, एक को बॉल से रिप्रेजेंट करेंगे, अब इसका न्यूमैन बना रहे हैं। ठीक है, और एक बॉल के साथ हमारे पास मान लो ये कार्बन बॉल वाला हो गया। ठीक है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम है, 3 हाइड्रोजन एटम, एच एच एच। अब बोल रहा है इसका जो है स्टैगर्ड फॉर्म, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में बॉल के साथ बॉल डॉट कर देता हूँ मैं इसको, बॉल जो डॉट है इसको ब्लू ले लेते हैं, सॉरी डॉट को रेड लिया तो बॉल को ब्लू ले लेते हैं। अब इसके अपोजिट लगाना है, तो एक एच के बाद यहाँ पे Cl आ जाएगा, एक Cl इधर आ जाएगा, एक Cl। अब देखो अपोजिट हमने लगाया, लेकिन एक्चुअली में ये एंगल कितना हो गया, 180 नहीं हुआ। H और H ये भी है, H और Cl इधर भी है और H और Cl इधर भी है, तो ये एंगल एक्चुअली में कितना हो गया, 60 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि इसमें तीनों सेम थे, इसमें तीनों डिफरेंट थे। अगर मान लो यहाँ पे Cl नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ Cl होता, यहाँ पे कुछ होता अदर एटम होता, तो हम लोग एंगल कितना लेते, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये जो एंगल है एक एटम के, एक जैसे कार्बन का हाइड्रोजन एटम, इस कार्बन का क्लोरीन एटम, इसके बीच जो एंगल है इसी को हम लोग डायहेड्रल एंगल बोलेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, इसका हमने थोड़ा सा थ्योरी भी डिस्कस कर लिया। तो जो ये क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है विच ऑफ दीज फैक्टर्स डज नॉट गवर्न द स्टेबिलिटी ऑफ ए कन्फॉर्मेशन इन ए साइक्लिक कंपाउंड। ए साइक्लिक मतलब रिंग नहीं होगा, तो रिंग नहीं होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हो सकता है। हम इसमें पूछा गया डज नॉट, नहीं होगा वो क्यों, क्योंकि अगर रिंग नहीं है, जैसे कि मान लो हमने अभी एनसीईआरटी में देखा था कार्बोक्जिलिक एसिड का सॉल्ट, तो एनायन और कैटायन है, तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो हो सकता है। ठीक है, टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होता है, जैसे अभी हमने कन्फॉर्मर्स बताया था। ठीक है, तो ये जो दोनों, ये जो बॉन्ड पेयर है इस हाइड्रोजन और इस कार्बन का, और ये वाला कार्बन बॉल वाले और इस क्लोरीन के बीच जो बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर में होते क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इस बॉन्ड पेयर और इस बॉन्ड पेयर में क्या होगा, ये एक्चुअली में रेड है, इस बॉन्ड पेयर और इस बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होगा। इसी रिपल्सन को, इसी स्ट्रेन को हम लोग बोलते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन। तो टॉर्सनल स्ट्रेन भी हो सकता है, एंगल स्ट्रेन तो होगा ही नहीं, एंगल स्ट्रेन इसमें हम लोग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये एसाइक्लिक है। तो एसाइक्लिक में जो वो एंगल वाला स्ट्रेन था उसे हम लोग टॉर्सनल स्ट्रेन बोलते हैं, डायहेड्रल एंगल के बीच एंगल स्ट्रेन लेते हैं जब साइक्लिक होता है। ठीक है, जिसे हम लोग बेयर्स एंगल स्ट्रेन थ्योरी बोलते हैं। ये वाला एंगल के बीच जो ये दो बॉन्ड है, दो बॉन्ड से जो ये एंगल बना है। ठीक है, अब इस दो बॉन्ड में रिपल्सन होगा, वो डिपेंड करेगा एंगल पे, इसे बोलते हैं एंगल स्ट्रेन। और जब ए साइक्लिक है तो एंगल तो होगा नहीं, तो एंगल स्ट्रेन नहीं होगा। स्टेरिक इंट्रैक्शन हो सकता है। स्टेरिक इंट्रैक्शन क्या होता है, जैसे मान लो कोई कार्बन का चेन है, यहाँ पे कोई बल्की ग्रुप है, यहाँ पे कोई बल्की ग्रुप है। ठीक है, इधर और कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो इस बल्की ग्रुप में क्या होगा, रिपल्सन होगा, जिसे हम लोग स्टेरिक रिपल्सन या स्टेरिक इंट्रैक्शन बोलते हैं। तो ए साइक्लिक में A B C तीनों, A B D तीनों फैक्टर वर्क करेगा, लेकिन एंगल स्ट्रेन वर्क नहीं करेगा, इसीलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
तो क्वेश्चन है अल्केन के प्रिपरेशन का है, हाइड्रोकार्बन में हमने पढ़ा भी है। अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विथ डाई अल्काइल कॉपर रिएजेंट टू गिव अल्केन। अल्केन के प्रिपरेशन का है, कोरे हाउस सिंथेसिस इसे बोलते हैं। जो डाई अल्काइल है, अल्काइल को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, R2CuLi। इसका रिएक्शन हेलो अल्केन से कर देते हैं, इसको R डैश मान लेते हैं क्योंकि ये R और ये R सेम और डिफरेंट दोनों हो सकते हैं। तो ये 2 है तो ये भी हमें 2 लेना पड़ेगा। तो ये क्या बना लेता है, एक R डैश के साथ R डैश बना लेगा। वैसे ये एक से ही बन जाएगा, R डैश बन जाएगा, इसके साथ R कॉपर और LiX बन जाएगा। क्योंकि ये दोनों R जो है अल्केन में कन्वर्ट नहीं होता है, एक जो है कॉपर के साथ आ जाता है और Li जो है X के साथ आ जाता है, एक R डैश से R डैश बना लेता है। तो ये क्या बना हमारा, अल्केन बना। तो इससे हम लोग अल्केन बनाते हैं। ये अल्केन का प्रिपरेशन है, इस रिएक्शन का नेम है कोरे हाउस सिंथेसिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब जो ये क्वेश्चन है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और प्रिपरेशन ऑफ अल्केन का मिक्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स प्रोड्यूस एन ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड ऑन हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन से ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कौन देगा। ठीक है, तो फर्स्ट देखो, ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब है उसमें कोई कायरल सेंटर नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें ये कायरल सेंटर बन सकता था, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 3 है, बनेगा नहीं, ये बन सकता था। अब यहाँ पे CH3 अलग ग्रुप है, हाइड्रोजन अलग ग्रुप है, इधर जो है इथाइल है। अब हाइड्रोजनेशन से क्या होगा, डबल बॉन्ड सिंगल में बन जाएगा, और जब ये सिंगल बन जाएगा तो इधर हमारा क्या बन जाएगा, इधर हमारा क्या बन जाएगा, CH2 CH2 CH3, इधर हो गया प्रोपाइल, इधर इथाइल। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। हमें क्या देखना है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसमें कायरल सेंटर यहाँ बन सकता है। अब इधर क्या है बच्चे, हमारा 1 2 3 कार्बन है, मतलब आइसोप्रोपाइल है। इधर क्या बन जाएगा, 1 2 3 कार्बन का नॉर्मल चेन। तो नॉर्मल चेन, नॉर्मल प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल अलग ग्रुप है, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्योंकि यहाँ पे कायरल सेंटर बन गया, इसमें भी कायरल सेंटर है। अब इसमें देखो ये 2 ग्रुप तो इसमें भी डिफरेंट है। इधर हमारे पास 1 2 3, इधर क्या है, नॉर्मल प्रोपाइल। अब हाइड्रोजनेशन करेंगे तो 1 2 3 4 कार्बन का बन जाएगा, कार्बन ही अलग हो गया, तो इसमें भी कायरल सेंटर है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, अब और इसके अलावा तो कोई हो ही नहीं सकता इसमें, क्योंकि यहाँ पे भी देखो 2 मिथाइल सेम है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन सेम, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन सेम है। अब इसमें देखो जब हम लोग हाइड्रोजनेशन करेंगे तो 2 ग्रुप तो डिफरेंट है। अब इधर क्या बन जाएगा, आइसोप्रोपाइल, ये भी डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट होगा, तो ये भी आइसोप्रोपाइल। ये दोनों ग्रुप हाइड्रोजनेशन के बाद सेम हो जाएगा, तो इसमें कायरल सेंटर नहीं होगा, इसीलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है।